नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बौद्ध मठ क्लेम टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 111वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करने के लिए भी आह्वान किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से इसका आह्वान किया है। और उनके सारे संस्करण 1 से लेकर 111 तक सारे संस्करणों में हमेशा उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की बात की है, महिलाओं की उत्थान की बात की है, नौजवान युवाओं को आगे लाने का काम किया है। ऐसे कर्मयोगी जो वर्षों से अनुसंधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया है। और आज उन्होंने एक पेड़ जो लगाने का आह्वान किया है, निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बहुत हमको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और उत्तराखंड के अंदर जो हमारा पर्व आता है हरेला पर्व, उस हरेला पर्व पर हम पहले से भी योजना बना रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज के उद्बोधन के बाद हम लोग और नियोजित होकर, एक व्यवस्थित होकर पूरे प्रदेश के अंदर जल संचय, जल संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करेंगे, पौधारोपण करेंगे। इसके लिए अभियान चलाएंगे, इसके लिए समाज को जोड़ने का काम करेंगे, स्कूल के छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर इस क्षेत्र में, जल संचय के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम देश का मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जन समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए समस्याएं या शिकायत जिस विभाग से संबंधित हैं, शीघ्र उस पर आगे कार्रवाई की जाने की जानकारी भी दी। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विकास योजनाओं की बैठक में अहम हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों को समय रहते गुणवत्तापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैंची धाम के लिए टनल और बाईपास की डीआरपी बनाने के निर्देश किए गए हैं। डीआरपी बनने के बाद इसे तत्काल स्वीकार किया जाएगा। और हमारे कनेक्टिविटी जो हमारी हल्द्वानी के साथ, अल्मोड़ा के साथ है, इस कनेक्टिविटी के लिए भी मैंने रिव्यू लिया है। कैंची और के पास जो जाम लग रहा है उसमें टनल और बाईपास दोनों का हमने डीपीआर तैयार करा रहे हैं। हम उसको तुरंत तत्काल स्वीकृत कर देंगे। और अल्मोड़ा, चूँकि अभी अल्मोड़ा के लिए हमने एक नया प्लान सोचा है, क्योंकि अल्मोड़ा का बाईपास हमको करना पड़ेगा। साथ में हमको अल्मोड़ा के लिए जो हमारा खैरना से अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा से रानीखेत से दोराहाट चौखुटिया होते हुए पांडुआ खाल तक, ये हमारी डीपीआर तैयार हो गई। इसको हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। ज्योली कोट से लेकर के भवाली होते हुए जो ये रोड भी सकरा है, इस रोड की भी हमारी डीपीआर तैयार है। इसको भी हम बहुत जल्दी स्वीकृत करेंगे। और इसमें लोहाघाट, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इसको बाईपास अल्मोड़ा, इसको हम बाईपास, चाहे वो टनल चाहे वो बाहर की रोड के माध्यम से, हम बहुत जल्दी इसका डीपीआर हमारी तैयार। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा मेहरा गसोनी ने मुख्यमंत्री के अधीन आपदा विभाग में हो रहे गड़बड़ झाले को लेकर बयान जारी किया है। गसोनी ने कहा कि आपदा विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वयं के विभाग में एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के विभाग को लेकर आपने कुछ सवाल उठाया, आपने कहा कि गड़बड़ झाला चल रहा है, आप देखिए, अभी मानसून आहट दे चुका है और डेंगू का प्रकोप भी मानसून के दौरान होता है। सड़कों की ऐसी दुर्दशा है कि अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं
और वैसे भी भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है, इसमें आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ है। तो आपदा विभाग बहुत महत्वपूर्ण रखता है प्रदेश के नजरिए से भी, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है। ऐसे में सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो ठीक ठाक नहीं मिल रही है कि आपदा विभाग स्वयं आपदाग्रस्त हो गया है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि आपदा विभाग में दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस्तीफा देकर जा चुके हैं, और इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि बड़ी संख्या में इस्तीफा हुआ है लोगों का, तो जो विभागीय सचिव है रंजीत सिन्हा, उनका कारण बताओ नोटिस इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को चला गया है, और उसमें गंभीर आरोप भी इन कर्मचारियों पर लगे हैं कि आपने जो है एक कंपनी विशेष को लाभान्वित करने के लिए करोड़ों की बंदरबांट की है, या आपने गड़बड़ झाला किया है विभाग के साथ, या फिर वो कितने समय से उस विभाग में कार्यरत हैं, संविदा पर हैं या स्थायी नियुक्ति पर थे, ये सारा उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका विभाग में बड़ी नूरा किश्ती हो रही है, ये सुनने में मिला है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी सांसदों ने संसद भवन में शपथ ले ली है, तो वहीं संसद में विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। देखिए, मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। राहुल गांधी जी की जो शख्सियत है, जिनको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया, उनकी इमेज खराब की ना, उस आदमी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो वो पहली उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें जो उनका कलेवर था, जो वो उनका एक रंग निखर के बाहर आया, और वो जो जनता के बीच में पैदल चले जान को खतरे में डालकर। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकानें और जो देश में गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने के लिए जो कवायद चल रही थी इस देश में, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने भरसक मेहनत की और लोगों को इसके लिए कन्विंस किया। और आज वो नेता, जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको निष्कासित ही नहीं किया, उनके बयानों को, उनको बोलने से मना करने के साथ साथ उनके मकान को भी आनन फानन में खाली कराने के निर्देश दे दिए, जो एक मिसाल है इस देश में। तो जिस आदमी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतना घबराती है, वो आदमी आज नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा है। तो इसके नितांत संदेश हैं कि आने वाले समय में लोकतंत्र में अच्छी लड़ाइयाँ होंगी और लोकतंत्र जीवित रहेगा। लोकतंत्र को जो खतरा है और संविधान को जो खतरा है, उससे लड़ने वाला एक वीर अब वहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में है। और मेरे लिए दूसरी खुशी की बात है कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, और गांधी परिवार से 20 वर्ष के बाद, लगभग 2 दशक के बाद कोई आदमी, कोई व्यक्ति सांसद तो रहे, लेकिन इस तरीके के जिम्मेदारी के पदों को अपने हाथ में ले रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और खुशी का मौका पूरे देश के लिए भी है। देखिए, कांग्रेस में उत्साह होना स्वाभाविक है कि 10 साल बाद वो इस स्थिति में आ पाए हैं कि वह नेता प्रतिपक्ष अपना खड़ा कर पाए, 54 की संख्या से ऊपर वो जा पाए। लेकिन करण मेहरा से ये पूछिए आप लोग कि उनका उसमें योगदान क्या है। अगर आज कांग्रेस वहाँ पर अपना नेता प्रतिपक्ष बना पाई है, ये उनके लिए उत्साह का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें उत्तराखंड ने की कांग्रेस ने क्या योगदान किया, वो पहले अपने गिरेबान में जाके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और तब आगे बात करें। जिन लोगों के कारण वो नेता प्रतिपक्ष बन पाए, वो तो एक बार उनको ठीक है, वो उत्साह में रहेंगे, स्वाभाविक बात है। उनके लिए नेता प्रतिपक्ष बनना ही बहुत बड़ी बात थी, एक बड़ी चुनौती थी, उसको पार कर पाए, वहाँ बन पाए। लेकिन उत्तराखंड का उसमें 0 योगदान है, ये बात सबको मालूम है, और करण मेहरा को इसका अवसाद होना चाहिए। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ अन्य दल जोर शोर से चुनाव लड़ रही हैं। मंगलौर चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मकरदत्त जोशी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है, भाजपा साम दाम दंड भेद कर रही है। मंगलौर में भाजपा सीधा सत्ता और सरकारी मिशनकरियों को दुरुपयोग कर रही है। देखिए, बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और वो साम दाम दंडभेद कर रही है। और मंगलौर में निश्चित रूप से सत्ता का खुला नंगा नाचन वो कर रहे हैं, और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और अधिकारियों को, कर्मचारियों को, ग्राम प्रधानों को, बीडीसी मेंबरों को, जिला पंचायत के मेंबरों को धमकाने का काम किया जा रहा है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शराब और पैसे का खुलेआम उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जगह जगह पर, और सरकार के संरक्षण में शराब परोसी जा रही है। सरकार के संरक्षण में अधिकारियों के संरक्षण में शराब परोसी जा रही है। सरकार निश्चित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और किसी भी हद तक जा सकती है, और उससे बौखला गई है। जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है उससे 11 जुलाई को उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए मतदान होने हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में लग गया है। वहीं निर्वाचन विभाग ने दोनों विधानसभा सीटों के मतदाताओं की सूची भी तैयार कर ली है। जो कि माननीय आयोग द्वारा 10 जून को इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, बाई इलेक्शन, तो उसमें नियमानुसार सभी कार्रवाई करते हुए इलेक्टोरल रोल को भी नॉमिनेशन से 10 दिन पहले जब तक एप्लीकेशंस आती हैं उसके अनुसार प्रोसेस करते हुए अब हमारे पास फाइनल संख्या आ चुकी है मतदाताओं की। और बद्रीनाथ अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर लगभग 1,02,145 कुल मतदाता हैं, जिसमें से कि यदि महिलाओं की बात करें तो 49,658 हैं, पुरुष मतदाता 52,485 हैं, और यदि आप थर्ड जेंडर की बात करें तो कुल 2 मतदाता इस प्रकार के हैं। पीडब्ल्यूडी की संख्या लगभग 994 है और 85 प्लस हमारे 732 हैं। इसी तरह से मंगलौर विधानसभा जो है, मंगलौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर हमारे पास 1,19,930 मतदाता कुल हैं, जिसमें से कि 26 थर्ड जेंडर के हैं, फीमेल्स हैं लगभग 56,617 और मेल्स हैं 63,270। जनपद हरिद्वार में किसानों के वरिष्ठ नेता चंद्रपाल बालियान का देहांत की सूचना मिली। किसान नेता के देहांत के बाद भाजपा के कई दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थल मंगलौर क्षेत्र के मंडावली गांव पहुंचे। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित मंगलौर उपचुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में कई सौ किसान नेता यहाँ पर पैदा हुए हैं, और हकीकत में आज मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आज इस दुख की घड़ी में पूरा भारतीय जनता पार्टी का समाज, हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। किसान के बेटे हैं, किसान जिनने किसान नेताओं के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, तो वो तो एक महान व्यक्तित्व थे यहाँ। तो आज इस दुख की घड़ी में उनको श्रद्धांजलि देने, परमात्मा से प्रार्थना करने आए कि उनको अपनी चरणों में जगह दें। कार्बन उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए राजधानी देहरादून के वन मुख्यालय में वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें कई समूहों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं इस बात पर उत्तराखंड वन विभाग के हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्बन को उत्पादकता को कम करना है, जो प्राकृतिक रूप से वन प्रबंधन और कृषि प्रबंधन से हो सकता है। देखिए, आज जो वर्कशॉप था, ये पूरे देश में इस तरह की वर्कशॉप हो रही है सारे राज्यों में, और ये बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे वर्कशॉप थी। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो हमें जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के तरफ जो कदम है, उसमें से कुछ कदम हैं जो कि प्रकृति आधारित हैं। जैसे एक तो होता है कि हम अपना आपका फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, लेकिन कुछ होते हैं कि हमारी प्रकृति के प्रबंधन में, चाहे वनों का प्रबंधन हो, इवन एग्रीकल्चर का प्रबंधन हो, उसमें कुछ ऐसी मूलभूत चीजें लाएं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने में वो मददगारी हो। तो इस पे था ये, और काफी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इससे जिन्होंने आज की वर्कशॉप कराई। टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नेचर कंजर्वेंसी, ये लोग थे जिनके तरफ से रिसोर्स पर्सन भी आए थे, और उन्होंने काफी लंबा व्याख्यान दिया जिसमें हमारे मुख्यालय के अधिकारी और फील्ड के अधिकारी सभी जुड़े, और बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने। और साथ में किस राज्य में किसकी प्रायोरिटी है, अगर राज्य के अंदर भी देखें तो कहाँ की प्रायोरिटी, जैसे हमारे राज्य में अगर देखें तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में एग्रीकल्चर में जो जिस तरह के कार्य किए जाने उनसे कुछ उत्सर्जन में कमी आएगी। बाकी क्षेत्रों में जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनको किस तरह से हमको ट्रीट करना है ताकि उत्सर्जन में कमी आए। तो इस तरह के कई सोल्यूशंस उन्होंने दिए जो कि हमें आने वाले समय में हम जो भी कार्रवाई करते हैं
उसमें इनको इंटीग्रेट करने का हमारा प्रयास रहेगा, ताकि ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज को रोकने की जो दुनिया में पहल हो रही है उसमें हमारा भी योगदान और अधिक बढ़ सके। तो इस पे थी ये वर्कशॉप। 23 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर एसपी देहात लोकजीत सिंह अलर्ट मोड पर हो गए हैं। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक में कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देकर जल्द कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। आगामी कांवड़ मेले को लेकर आज यहाँ पर ऋषिकेश क्षेत्र में हमने मीटिंग ली है। इसमें कितने जोन रहेंगे, कितने सेक्टर रहेंगे, क्या क्या पार्किंग व्यवस्था रहेगी और भंडारों की क्या व्यवस्था रहेगी, इन सब चीज़ों को लेकर हमने एक बारीकी से मीटिंग की है। और अब इसमें हम लोग फोर्स को कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे उसकी डिमांड करेंगे, कितना फोर्स हमें चाहिए, उसकी भी समीक्षा हमारे द्वारा की। सर, अभी तक कुछ इसमें निर्णय लिया गया है कि कैसे कैसे इसमें व्यवस्था बनेगी, कहाँ पार्किंग होगी, कब निरीक्षण होंगे, कुछ है इसमें अपडेट सर? हाँ, देखिए, जो पिछली व्यवस्था थी, जो पार्किंग व्यवस्था थी, आईडीपीएल क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था थी, और इस बार हमने खांड गाँव को भी विकसित किया है, तो वहाँ भी हम उसमें पार्किंग की संभावना देख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ नई पार्किंग हम विकसित करेंगे ताकि यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको भी कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, और जो हमारे श्रद्धालु और कांवड़िए जो आ रहे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें। सर, व्यापारियों के साथ भी बैठक करके इसमें सहयोग मांगा जाता है, क्या उसके लिए कोई डेट वगैरह निर्धारित, कब तक बैठकें होंगी? हाँ, देखिए, अभी बस निकट भविष्य में इसमें हम यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी यहाँ लोकल लोग हैं, उन सभी को हम यहाँ मीटिंग करके आपसी राय मशवरे के साथ इसमें हम आगे बढ़ेंगे और व्यवस्था बनाएंगे। मुनि की रीति लक्ष्मण झूला पुलिस के साथ भी आपसे सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, कब रहेगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें 4 जिले रहते हैं, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी। इसमें आपसी समन्वय से हम लोग काम करेंगे, और इसमें जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है कांवड़ को लेकर, उसको और पहले की तुलना में और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सर, इन दौरान बारिश होती है, किस प्रकार से पुलिस चुनौती से निपटेगी इसमें? देखिए, बारिश और आपदा के दृष्टिगत भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। उसमें हमें क्या क्या उपकरणों की ज़रूरत होगी और क्या क्या पिछली बार परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उन सब की समीक्षा करते हुए अब भविष्य में और बेहतर क्या सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, उसके हम वो कर रहे हैं। और जो संबंध प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 28 जून से प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं बारिश को लेकर देहरादून मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह बारिश का रहने वाला है। 5 जुलाई तक प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का मौसम रहेगा। 30 तारीख से अगर देख रहे हैं तो जो बारिश में वो वृद्धि होगी, तो उसमें 30 से लेके और अगले 3-4 तारीख तक भी अगर देख रहे हैं, 5 तारीख तक भी, तो अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में ही रहने वाली है। ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है, और इसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा भी जो है हिल्स में खासकर, और जो हमारे मैदानी क्षेत्रों से लगे डिस्ट्रिक्ट उसमें जो है, या एका दुक्का जगहों में प्लेन्स में भी वो भारी वर्षा देखने को मिलने वाली है, या बहुत भारी वर्षा जो है जो मिड हिल वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे प्लेन से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, या अंदर के भी जो जैसे बागेश्वर, पिथौरागढ़ है, तो इनमें वेरी हैवी रेंस जो है आप देखेंगे 30 से लेके 4-5 तारीख तक दिन में बीच बीच में वो मिलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अब जो मानसून है वो ऑलरेडी डिक्लेयर करा गया, 27 तारीख को यहाँ पहुँच गया था, और 28 में पूरे उत्तराखंड को ही कवर भी कर लिया था। तो अच्छी बारिश मिल रही है, और आगे इसके और बढ़ने की संभावना है 5 से 6 दिन अगर बात करें कल से लेकर के। तो इस तरह की एक्टिविटी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो थोड़े लैंडस्लाइड्स है पहाड़ों में, जो तेज़ बारिश गिरेगी, ऐसा भी शुरू में देखने को मिलता है कि जब मानसून पहुंचता ही है उस समय जो एटमॉस्फेयर हमारा काफ़ी अनस्टेबल ही होता है शुरू में, और टेम्परेचर्स भी हाई रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी 19-20 तक जो अच्छे खासे टेम्परेचर थे, 18 तक जो है, तो ये जो एनर्जी है वो यूज होती है एक तरह से, और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू में जो है मानसून फ्लो के साथ जो है वो अच्छी खासी मिल जाती है। तो उसमें आप देखते हैं कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन में 5-6 सेंटीमीटर बारिश मिलना, 7 सेंटीमीटर बारिश मिलना विद इन आवर जो है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो लैंडस्लाइड है या फ्लैश फ्लड है, ऐसी चीज़ें कहीं कहीं पर हिल्स में विशेषकर वो देखने को मिल जाती है। इसी तरह आप बात कर रहे हैं तो जैसे आप देख रहे हैं कि 18 तारीख तक हमारे जो टेम्परेचर्स थे प्लेन्स में वो 42-43 के आसपास थे, और हिल्स में जो 30 से 32 के आसपास से 2000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र है। तो ये जो टेम्परेचर्स है, एनर्जी है, ये सब है, शुरू में जब मानसून का फ्लो आएगा तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी फिर सीवियर मिलती है। तो उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है ज़्यादा रेन मिलना, या फिर जो वेरी हैवी रेंस मिलना जो है शुरू में, वो चीज़ें वो देखने को मिलती है। इसी की वजह से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेंगी उस टेम्परेचर या उस एनर्जी की वजह से जो अभी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल।
कुछ दिन जब हम मानसून की शुरू की बारिश हो जाएगी, तेज़ बारिश हो जाती है, तो धीरे धीरे जो है एटमॉस्फेयर है स्टेबल हो जाएगा और साथ ही जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाते हैं। तो उसके बाद जो इस तरह की एक्टिविटी है बहुत तेज़ बारिश वाली थंडरस्टॉर्म में वो चीज़ें देखने को उतनी नहीं मिलेगी। मानसून की पहली ही बारिश जनपद पौड़ी में आफत बनकर आई है। शनिवार को कोटद्वार दुगड्डा के बीच आई भारी बारिश के कारण NH 534 पर पहाड़ी से आए मलबे के कारण एक मैक्स मलबे में दब गई, जबकि नेशनल हाईवे बंद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5वें मील के पास हुए इस हादसे में 3 लोगों की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। घटना तो ये है कि जैसे यहाँ से सूचना मिली तो हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच गए। तब तक मलबा काफ़ी आ चुका था यहाँ पे। जो गाड़ी में एक ड्राइवर था, ड्राइवर तो पहले निकल चुका था, वो दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए चला गया। 2 लोग जो इंजर्ड थे वो लोग यहाँ से निकल के उसको लेके और यहाँ पे तक रख दिया था। तब तक एम्बुलेंस आई हमारे साथ ही, फिर एम्बुलेंस में उसको भेज दिया नीचे। तो वो बता रहे हैं कि इसमें 3 आदमी तो हम आ गए, लेकिन एक आदमी की और बता रहे हैं कि एक आदमी और हो सकता है। उसमें कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। रेस्क्यू का अभी चल रहा है कि पोगलैंड काम कर ही रहा है, और जो गाड़ी है नीचे गई है वो नीचे पहुंच गई है, वो मलबा में दबी हुई है पूरी गाड़ी। और वहाँ रेस्क्यू में जाना तो असंभव इसलिए है कि क्योंकि मलबा लगातार चल रहा है, और जब तक मलबा ये नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग भी नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत डेंजर हो रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, जिसके चलते बरसात के कारण उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बता दें आपको कि लैंडस्लाइड के खतरों के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज़ डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती हैं। हमारा एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं। तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कुछ विभागीय मशीन होती हैं, कुछ हम लोग जिले लेवल पे प्रोक्योर करते हैं, हायर करते हैं। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट सड़कें जो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के रखरखाव में हैं, DLP में हैं, तो उसमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग अपनी मशीनें लगाएं। और जहाँ पे भी इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है, तो उसके हिसाब से। गगरपुर के जयनगर में बरसात के जल की निकासी के लिए नाले का शिलान्यास गगरपुर के विधायक ने किया। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का, जिन्होंने रुद्रपुर में सिडकुल का स्थापना कराई थी, जिसकी बदौलत कई आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला और क्षेत्र में विकास हुआ। इसमें जयनगर वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में 2 योजनाएं हैं, 94.45 और 94.15 की। टोटल दोनों की कॉस्ट मिला के 189.55 लाख की है, जिसमें 2 नाले जल भराव को निकासी के लिए नाले कागरसेन नदी में और उसमें डालने का प्राविधान है। जयनगर गांव किसी जमाने से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका होता था, लेकिन सिडकुल होने की वजह से, और ये मैं धन्यवाद दूंगा स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को, जिनके आशीर्वाद से सिडकुल बना, हजारों लोगों का रोजगार मिला और जिनकी वजह से हमारे किसानों की जमीनें महंगी हुई। आज जयनगर इलाका सबसे पीछे होता था, आज इसकी वजह से ये इलाका काफ़ी महंगा हो गया और हमारे किसानों की ज़मीनों की वैल्यू बढ़ी और यहाँ कॉलोनी कटने लग गई। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, बेइंतहा इसका अनियंत्रित विकास हो गया। अनियंत्रित इतनी कॉलोनियाँ कटी, लेकिन कॉलोनी कटने के साथ साथ डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ। हमारे पहाड़ से हमारे परिवार के लोग ही उत्तराखंड वासी पलायन करके नीचे आ गए, छोटे छोटे प्लॉट लेके बैठ गए, लेकिन उनको जन सुविधाओं के नाम पे बिजली, पानी, सड़क ये चीज़ें नहीं मिली। बल्कि बरसाती पानी जो आता है इकट्ठा होता है, 3-3, 4-4 महीने ही पानी इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से घरों में कीड़े मकोड़े आते हैं, सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, जानहानि ना हो जाए।
इस नाते लोगों ने आवाज़ उठाई और हमने उसको संकल्प बनाया और अपने मुख्यमंत्री जी तक, चीफ सेक्रेटरी तक मीटिंग करके इस जल निकासी की समस्या के लिए हमने प्रयास किया। और मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जन भावनाओं को देखते हुए 1,90,00,000 रुपए जल निकासी के लिए, बरसाती पानी निकासी के लिए जयनगर में लगभग 2 किलोमीटर का नाला स्वीकृत हुआ है, जिससे कि पानी निकासी की समस्या खत्म हो जाएगी और जल भराव की दिक्कत खत्म हो जाएगी। इस समय गदरपुर से लेकर दिनेशपुर मटकोटा फर्क हालत उसकी ज़्यादा दयनीय है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन हमारे नितिन गडकरी जी ने इसकी सहमति दी है, नई सरकार बनी है। मुझे लगता है कि थोड़े दिन की प्रतीक्षा है, बहुत जल्दी CRF योजना में इस सड़क को भी स्वीकृति दिलाएंगे। मैं मुलाकात करके मैं आ चुका हूँ, आपको भी पता है कि इसको DPR इसकी बन के जा चुकी है, बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति।